अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द साइंस क्लास मी डॉक्टर हबीब। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंजिना। एंजिना हमारे पास दिल या हार्ट के रिलेटेड एक कंडीशन, एक मुश्किल होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग एंजिना का जो इंट्रोडक्शन है इसे समझेंगे और इसे सिंप्लीफाइड तरीके से इसका ओवरव्यू और इसके टाइप्स जो है इसे हम लोग देखेंगे। और फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में एंजिना को हम लोग टाइप वाइज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंजिना जिसे हम लोग कहते हैं एंजाइना पैक्टोरस, जिसका मुकम्मल नाम है एंजाइना पैक्टोरस, तो इसे बहुत सारे लोग एंजाइना पैक्टोरस भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे कहते हैं एंजिना पैक्टोरस, और हम लोग इसे एंजिना लफ्ज़ के साथ इसे इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंजिना पैक्टोरस दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। एंजिना जिसका मतलब है स्ट्रेंगल, और पैक्टोरस जिसका मतलब है चेस्ट। ओके, अब स्ट्रेंगल का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्क्वीज करना, दबाना, प्रेशराइज करना। तो स्ट्रेंगल चेस्ट और स्ट्रेंगलिंग ऑफ द चेस्ट यानी कि चेस्ट यानी सीने में एक किस्म का दबाव महसूस करना या इसका जो है स्क्वीज़ हो जाना, ठीक है, या इसमें चेस्ट में एक किस्म का टाइटनेस महसूस करना। किसकी वजह से होगा ये टाइटनेस? हार्ट की वजह से, ठीक है। तो ये जब आप स्क्वीज़ करेंगे या आप जो है प्रेशराइज करेंगे चेस्ट को, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें एक पेन महसूस होगा, ठीक है। ओके, इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एंजिना पैक्टोरस या जो पेन है, चेस्ट पेन है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है और कैसे होता है, ठीक है। अब एंजिना पैक्टोरस या जो चेस्ट पेन है वो क्यों होता है? वो होता है इस्कीमिया की वजह से, ठीक है। इस्कीमिया जिसका मतलब है लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर, यानी कि ये ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर मैं जल्दी यहाँ पर हार्ट की जो लेयर्स हैं, हम लोगों ने पहले लेक्चर में हार्ट का जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया था और वहाँ पर हम लोगों ने हार्ट की लेयर्स को भी पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं हार्ट की लेयर्स को ड्रा कर लेता हूँ। सबसे हमारे पास जो सबसे पहले जो आउटरमोस्ट लेयर हमारे पास, उसका नाम है हमारे पास एपिकार्डियम। तो सबसे पहले हमारे पास एपिकार्डियम और फिर मिडिल लेयर जिसमें हमारे पास होते हैं मसल्स, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास, ये मिडिल लेयर हमारे पास क्या है? हमारे पास मायोकार्डियम का है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो इनरमोस्ट लेयर हैं, यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ, तो इसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इनरमोस्ट लेयर है इसका नाम है एंडोकार्डियम। ओके, अब चूंकि हम लोग एंजिना पैक्टोरस को पढ़ रहे हैं और ये है किस वजह से? इस्कीमिया की वजह से, यानी लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो ये लेक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर होगा? हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को जो है ब्लड चाहिए, ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत है। हार्मोन्स, एंजाइम्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के ज़रिए वहाँ पर सप्लाई होंगे, तभी वो टिश्यू प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। इसी तरह हार्ट का जो अपना एक्शन है, फंक्शन है, पंपिंग एक्शन, तो इसके लिए भी इसे ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत है। तो हार्ट खुद अपनी टिश्यू को खुद जब ब्लड सप्लाई कर रहा होता है तो वो एक आर्टरी के ज़रिए सप्लाई कर रहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक आर्टरी है, ठीक है, या ये इसे मैं नज़दीक यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक आर्टरी है जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी।
यहाँ पर मैं रेड लिख रहा हूँ क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सप्लाई करेगा। ओके, तो ये हमारे पास, लेट्स सपोज इसमें थोड़ा मिटा ले तो मायोकार्डियम को, तो यहाँ पर ये हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी, और ये कोरोनरी आर्टरी का जो है ल्यूमन है, तो ये यहाँ पर हार्ट के जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स, तो इसे क्या ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। तो हार्ट के जो आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट और मिडिल लेयर, इसको जो है ब्लड सप्लाई करेगा। अब नॉर्मल कंडीशंस में जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है मुकम्मल तौर पर खुला है, ओपन है, लेकिन यहाँ पर कुछ रुकावट बन जाए, लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ ऐसा रुकावट बन जाए ब्लड सप्लाई के लिए कि जो हार्ट की मसल की तरफ जो ब्लड सप्लाई हो रहा था, तो वहाँ पर अब ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड कम सप्लाई हो रहा है। और ब्लड कम सप्लाई का होना मतलब ऑक्सीजन का कम होना, ठीक, जिसकी वजह से हम लोग इसे कहेंगे इस्कीमिया। इस्कीमिया सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, याद रखना, इसमें हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होगी, और इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, सोडियम, पोटाशियम, इसी तरह हार्मोन्स और एंजाइम्स, तो सब कम ही फ्लो करेंगे या सप्लाई होंगे टुवर्ड्स द हार्ट टिश्यू, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस्कीमिया, ठीक है। अब जब इस्कीमिया, ओके, एंजिना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, किसकी वजह से, इस्कीमिया की वजह से। इस्कीमिया क्यों हुआ, ये इस्कीमिया जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, इस टर्म को याद रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस। इस एथेरोस्क्लेरोसिस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका पैथोफिजियोलॉजी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस किस तरह डेवलप होता है, किस तरह एक ब्लड वेसल या खून की नाली को किस तरह जो है उसमें रुकावट पैदा कर लेता है, और उसकी वजह से फिर ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इस्कीमिया होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है फैटी लेजन्स का बिल्डअप होना, फैटी लेजन्स, या इसे आप कह सकते हैं फैटी स्ट्रीक्स, या इसे आप कह सकते हैं प्लेक, ठीक है। यानी कि प्लेक का या फैटी लेजन्स या स्ट्रीक्स का बिल्डअप होना, खून की नाली में चर्बी का जम जाना, और उसी चर्बी के जम जाने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड है वो सप्लाई आगे नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें जो है चर्बी कम खाना चाहिए, ठीक है। ओके, जब इस्कीमिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो होगा क्या कि यहाँ पर हमें हार्मोन्स, एंजाइम्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेंगे, और इसी के वजह से यहाँ पर जो है रिलीज़ होंगे ब्रेडिकाइनिन, और साथ में इसके रिलीज़ होगा एडेनोसिन। और ये एडेनोसिन और ब्रेडिकाइनिन दोनों जो है ये क्या जनरेट करेगा, पेन, दर्द, ठीक है। तो ये जो है एक किस्म का अलार्मिंग सिचुएशन होगा कि आपके पास जो है चेस्ट पेन जो है डेवलप हो चुका है, और ये पेन फिर यहाँ से जो चेस्ट पेन है रेडिएट होगा। ये जो दिल का ये जो कंडीशन जिन मरीज़ों को होगा वो कहेगा कि यहाँ चेस्ट पेन है, और साथ में मैं इस दर्द को यहाँ फील कर रहा हूँ। तो ये पेन कहाँ पर रेडिएट करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट जॉ, शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म, और आर्म का भी जो इनर साइड है वहाँ पर ये पेन महसूस करेगा, और साथ साथ में बैक पेन भी महसूस करेगा, ठीक है। सो एंजिना पेक्टोरिस क्या है, चेस्ट पेन है, क्यों है, इस्कीमिया की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और क्यों हुआ ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। जब यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी में कोई रुकावट बन जाए फैटी लेजन्स या प्लेक का बिल्डअप होने की वजह से, तो वहाँ पर कम जो है ब्लड सप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये ब्रेडिकाइनिन, एडेनोसिन जो है रिलीज़ होंगे, और उसकी वजह से पेन जनरेट होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो एंजिना पेक्टोरिस है ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एंजिना
pectoris। तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले हमारे पास है स्टेबल एंजाइना और एंजिना, एंड सेकेंड वन हमारे पास अनस्टेबल एंजिना पैक्टोरिस, और फिर थर्ड वन हमारे पास है वेजो स्पास्टिक एंजाइना, जिसका दूसरा नाम है प्रेन्ज़मेटल एंजाइना, प्रेन्ज़मेटल एंजाइना। ओके, अब हमारे पास जो सबसे पहला टाइप है एंजिना का, वो है स्टेबल एंजिना पैक्टोरिस। स्टेबल एंजाइना पैक्टोरिस में क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है और ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी का लेट्स सपोज आउटर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पर ये लेट्स सपोज हमारे पास इसका जो है इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशंस में, स्टेबल एंजिना में ये नॉर्मल कंडीशंस में इसका जो ल्यूमन है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है नॉर्मल कंडीशंस में ओपन है, लेकिन ज़्यादा चर्बी खाने की वजह से या लेट्स सपोज फैट्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक किस्म का रुकावट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लेक है ये हमारे पास, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फैटी लेजन या प्लेक, ठीक है। और ये प्लेक कितना, लेट्स सपोज हमारे पास ल्यूमन है, ये ब्लॉक करेगा मोर देन द 70% ऑफ द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी हमारे पास कौन सी आर्टरी है, खून की नाली है जो हार्ट टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, जब प्लेक का यहाँ पर बिल्डअप होगा तो क्या होगा, जो पहले यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रहा था हार्ट की तरफ, तो वो ब्लड अब कम सप्लाई होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होगा यानी कि रेस्ट के हालत में, तो यहाँ पर आपके पास इतना ओपनिंग है कि आप जब रेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये ब्लड काफ़ी होगा, ठीक है। तो रेस्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, नो पेन। लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज या एग्जर्शन करेंगे या स्ट्रेस कंडीशन में आप होंगे, तो स्ट्रेस की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से आपको क्या फील होगा, एक किस्म का पेन फील होगा। इसीलिए इस एंजिना को हम लोग एक्सर्शनल एंजिना भी कहते हैं या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंजिना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसे नाइट्रोग्लिसरीन दें, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन दें, तो ये वेजोडाइलेटर है जिसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल है ये डायलेट होगा, ठीक है। तो इसके डायलेट होने की वजह से जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट के इन दोनों के साथ स्टेबल एंजिना क्या होगा, ट्रीट होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक और डिफरेंस देखने के लिए हम लोग जब ECG देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं, ठीक है, तो ये स्टेबल एंजिना किस तरह हमें दिखता है, ठीक है। चूँकि हमारे पास स्टेबल एंजिना में क्या होता है कि यहाँ पर जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आउटरमोस्ट लेयर हुआ, और फिर उसके बाद कि हमारे पास है मिडल लेयर, ठीक है, और ये कोरोनरी आर्टरी कहाँ सप्लाई करे ब्लड, हार्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो इनरमोस्ट लेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एंडोकार्डियम। अब ये ब्लड सप्लाई जो है यहाँ तक तो ज़बरदस्त पहुँच रहा है इन लेयर्स तक, ठीक है, एपिकार्डियम तक और मायोकार्डियम तक, ठीक है। अब ये जो एंडोकार्डियम है, स्पेशली ये रीजन, ठीक है, ये रीजन, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो एंडोकार्डियम के करीब वाला जो रीजन है, अब इतना ब्लड है नहीं कि इस जगह तक पहुँच जाए। इस लेयर है, इस जगह का नाम है, चूँकि ये एंडोकार्डियम के नीचे है तो इसे हम लोग सब एंडोकार्डियम कहते हैं, सब एंडोकार्डियम,
कार्डियल। तो ये सब एंडोकार्डियल यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इसे हम लोग कहते हैं सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। यानी कि एंडोकार्डियम के जो नीचे लेयर है यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इसे हम लोग कहते हैं सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। और याद रखना सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से हमेशा क्या होगा, जो एसटी वेव है, एसटी का जो सेगमेंट है हमारे पास ईसीजी में, तो एसटी वेव का क्या होगा, डिप्रेशन होगा, यानी कि ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, दो लफ्ज़ है, डिप्रेशन एंड एलिवेशन। डिप्रेशन मतलब किसी चीज़ का नीचे जाना, एलिवेशन का मतलब है कोई चीज़ का, किसी चीज़ का जो है ऊपर जाना, जिसके पार्ट है वो क्या है, एलिवेशंस होते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखें नॉर्मल ईसीजी हमारे पास इस तरह है। ठीक है, हमारे पास 5 वेव्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है, ठीक है, ये मीन लाइन है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक वेव बनता है जिसको हम लोग कहते हैं पी वेव। फिर यहाँ पर एक छोटा सा वेव है जिसे हम लोग कहते हैं क्यू वेव। और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा वेव है जिसे हम लोग कहते हैं आर वेव। और फिर ये नीचे आकर के मीन लाइन तक, ठीक है, फिर यह नीचे जा कर के यहाँ पर और छोटा सा इससे थोड़ा बड़ा वेव है जिसको हम लोग कहते हैं आर, ये है एस वेव। और फिर ये वापस मीन लाइन तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट एक वेव प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग कहते हैं टी वेव। ठीक है, तो इसे मैं नाम देता हूँ, ये है पी, फिर है क्यू, आर, एस, टी। ओके, यहाँ पर जब हमारे पास सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होगा तो एसजी का जो एस टी सेगमेंट है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये इस तरह नजर है, लेकिन ये इस तरह नीचे बैठ जाएगा। किस तरह, ये देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एस टी सेगमेंट है ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एस टी वेव डिप्रेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस टी वेव का डिप्रेस होना। ठीक है, डिप्रेशन। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेबल एंजना है, यहाँ पर हमारे पास जो फैटी लेजेंड्स है, चर्बी है, प्लेक है, इन्होंने 70% अक्लूजन की है, रुकावट बना है। कहाँ पर, लीवर में। रेस्ट कंडीशन में पेन महसूस नहीं होगा क्योंकि इनफ ब्लड पहुँच रहा है। रेस्टिंग कंडीशन में आपके हार्ट का जो वर्कलोड है उसके मुताबिक आपको ब्लड जो है मिल रहा है, तो नो पेन। नाइट्रोग्लिसरीन दे तो जो है ये ट्रीट हो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज और स्ट्रेस के साथ ये पेन एलिवेट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। अगेन अनस्टेबल एंजाइना को यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ जल्दी। अनस्टेबल एंजाइना में लेट्स सपोज हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी में लेट्स सपोज ये आउटर मोस्ट, फिर ये हमारे पास मिडिल और इनर मोस्ट लेयर है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो प्लेक्स बिल्डअप हुए हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास प्लेक्स बिल्डअप हुए हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लेक्स है, फैटी लेजेंड्स है। ठीक है, ये चर्बी का यहाँ पर जो है एक किस्म का इन्होंने रुकावट बनाया है। और इस चर्बी के ऊपर फ़र्क क्या है इसमें हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना में। ठीक है, इस चर्बी के ऊपर ये जो प्लेक है ये यहाँ पर रप्चर हो जाएगी। ठीक है, ये प्लेक क्या हुआ है, रप्चर हुआ है, यानी कि इस प्लेक का जो बैरूनी जो सरफेस है ये क्या है, अब रप्चर हुआ है। नॉर्मली इसके ऊपर केप होता है, लेट्स सपोज ये जो ब्लैक केप है, अब ये क्या है, रप्चर हुआ है, यहाँ पर ये रप्चर हुआ है। तो इस रप्चर की वजह से यहाँ पर थ्रोम्बस बन जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक किस्म का क्लॉट फॉर्म होगा, खून जम जाएगी। यहाँ पर खून को ये लगेगा कि भाई ये जगह क्या है, ज़ख़म है, और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, खून की नाली के अंदर। ठीक है, तो यानी कि अब क्लॉट या प्लेक है, प्लेक, और इस प्लेक के ऊपर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है, एक किस्म का क्लॉट, यानी कि खून जम गया है, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस। तो हम लोग कहते हैं देयर इज अ क्लॉट ऑन प्लेक, यानी कि प्लेक ने तो रुकावट बनाया था। ठीक है, प्लेक के साथ साथ अब क्लॉट या थ्रोम्बस ने भी मज़ीद रुकावट क्रिएट की, तो जिसकी वजह से अब बहुत ही कम ब्लड सप्लाई होगा, जिसकी वजह से मज़ीद
हार्ट को जो है कम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एंजिना होगा उसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल एंजिना। फ़र्क क्या है, यहाँ पर ओनली प्लेक, बट हियर ऑन द प्लेक वी हैव अ क्लॉट और थ्रोम्बस, ठीक है। तो ये 90% से भी ज़्यादा ब्लॉक करेगा, इसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल एंजिना। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप रेस्ट कंडीशन में हो या एक्सरसाइज के कंडीशन में हो, तो दोनों कंडीशंस में आपको क्या फील होगा, पेन फील होगा, दर्द महसूस होगा आपको, ठीक है। और इसे भी आप नाइट्रोग्लिसरीन दें तो इसके साथ ये जो है ब्लड वेसल डायलेट होगा, खून की नाली थोड़ा जो है ये खुल जाएगी, जिसकी वजह से आपका पेन कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वेजो डायलेटर है। ओके, ईसीजी किस तरह दिखेगा हमें अनस्टेबल एंजिना में? याद रखना, अनस्टेबल एंजिना और स्टेबल एंजिना दोनों कंडीशंस में जो सब एंडोकार्डियम है, यानी एंडोकार्डियम के नीचे जो एरिया है, सिर्फ यहाँ पर इस्कीमिया काज होगा, ठीक है, दोनों केसेस में, स्टेबल अनस्टेबल में। तो दोनों केसेस में हमें क्या होगा, एसटी वेव का डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो अनस्टेबल एंजिना में भी हमें एसटी वेव का क्या मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर जो वर्थ मेंशनिंग जो इसका बात है वो ये है कि ये हाई रिस्क होता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन होता है हमारे पास, ये इमरजेंसी कंडीशन होता है, इमरजेंसी, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो अनस्टेबल एंजाइना है, ये क्या है हमारे पास, हाई रिस्क फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई, हार्ट अटैक, दिल का दौरा। एमआई जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ कंटिन्यू करेंगे, दो टाइप्स होते हैं, एन स्टेमाई और स्टेमाई, ठीक है। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजिना में क्या फ़र्क है? याद रखना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक और एंजाइना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमारे पास जो दिल के सेल्स हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, ये जो है, यह हार्ट का जो टिश्यू है, ये क्या होगा, ये डाई हो जाएगा, इसकी डेथ होगी, जिसको हम लोग कहते हैं नेक्रोज होना, नेक्रोसिस होना, ठीक है। यानी कि जो हार्ट का जो टिश्यू है वो मर जाएगा, ठीक है, हार्ट अटैक इसी को हम लोग कहते हैं। लेकिन एंजिना में हमारे पास स्टेबल हो अनस्टेबल हो, यहाँ पर हमारे पास कार्डियोमायोसाइट्स का क्या होगा, कार्डियोमायोसाइट्स जो है वो रिवर्सिबली इंजर होंगे, यानी कि आप नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्सिबली इंजर्ड, ठीक है, दोनों में, स्टेबल एंड अनस्टेबल में, ठीक है, या वेजोस्पास्टिक एंजाइना में। ओके, सो दैट वाज अबाउट द स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजिना। स्टेबल में सिर्फ प्लेक है और अनस्टेबल में प्लेक के साथ हम लोगों ने क्लॉट की फॉर्मेशन को भी देख लिया, जिसकी वजह से मज़ीद रुकावट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं, वेजोस्पास्टिक एंजिना या ट्रांसमिटल एंजिना। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसमिटल या वेजोस्पास्टिक एंजिना में हमारे पास क्लॉट या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो। लव से पता चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, यहाँ पर मैं इसे ऑरेंज कलर से लिख लेता हूँ, हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज जो है, इसको जो है हमारे पास इसमें हमारे पास होगा स्पाज्म, स्टेनोसिस होगा, ठीक है, क्या होगा, स्पाज्म्स होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, ज़बरदस्त इसका लीवन खुला है और हार्ट को मुकम्मल ब्लड सप्लाई जो है रिसीव हो रहा है, लेकिन ज़्यादा ये ब्लड वेसल जो है कोरोनरी आर्टरी क्या होगा, ये स्टिफ हो जाएगी या सख्त हो जाएगी या क्या हो जाएगी, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आप, ये हमारे पास
ये जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है आप देख रहे हैं, पहले इतना ल्यूमन था, अब बहुत ही छोटा हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अच्छा ज़बरदस्त ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ज़बरदस्त ब्लड फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर कम ब्लड अब जो है आपको, यानी उसमें कम ऑक्सीजन आपको मिलेगा, ठीक है। स्पाज्म की वजह से इसको हम लोग कहते हैं सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है कोरोनरी आर्टरीज, वो सीवियरली बहुत ही शिद्दत के साथ क्या होंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो अंदर की जानिब दब जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो। तो यहाँ पर क्या होता है, सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, अनक्लियर है, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है किसकी वजह से, इम्बैलेंस की वजह से। किन की वजह से, किसका इम्बैलेंस। अब इस ब्लड वेसल को चंद एक फैक्टर्स है इसे डायलेट करते हैं, चंद एक फैक्टर्स है इसे कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये अगर बैलेंस ख़राब हो जाए तब ये स्पाज्म की तरफ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो वेजो कंस्ट्रिक्टर्स है, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स है, जिसके हमारे पास थ्रोम्बोक्सेन A2 है, इसी तरह एंडोथिलिन है, इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 है। तो इनकी एक्शन की वजह से, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर्स है, इनका ज़्यादा एक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल जो है ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, स्टेनोसिस की तरफ जाएंगे या स्पाज्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेजोस्पास्टिक या ट्रांसमिटल एंजिना। ओके, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो लेट्स सपोज दिस वाज द आउटरमोस्ट लेयर, ठीक है, और ये हमारे पास है मिडल लेयर, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट की मसल है, ठीक है, मिडल लेयर, और फिर लास्ट में यहाँ पर हमारे पास है इनरमोस्ट लेयर, एंडोकार्डियम। यहाँ पर याद रखना, स्टेबल अनस्टेबल एंजिना में सिर्फ यहाँ पर सब एंडोकार्डियम को ब्लड नहीं मिल रहा था, वहाँ पर इस्कीमिया हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंटायर जितने भी लेयर हैं हार्ट के, ये इतने सीवियरली कंस्ट्रिक्ट हुए हैं कि इस इंटायर हार्ट का जो वॉल है, इसे क्या नहीं मिलेगा, इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इंट्राम्यूरल इस्कीमिया। तो इंट्राम्यूरल इस्कीमिया यानी कि सारी लेयर्स को जो है वो क्या नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है। तो अगर आप रेस्ट के हालत में हो या एक्सरसाइज के हालत में हो, तो दोनों कंडीशंस में आपको क्या फील होगा, पेन फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेन दोनों कंडीशंस में हमारे पास, पेन इज ड्यूरिंग रेस्ट एज वेल एज एक्सरसाइज। ओके, जब इंट्राम्यूरल इस्कीमिया होगा तो ईसीजी हमारे पास इसका क्या होगा, जो एसटी वेव है, इसका एसटी वेव का जो सेगमेंट है, ये क्या होगा, फिर ये एलिवेशन होगा, इसका एसटी वेव एलिवेशन। यहाँ पर आप थोड़ा जल्दी इसका डायग्राम देखें, ये पी वेव, ठीक है, क्यू वेव, आर वेव, और फिर ये एसटी सेगमेंट देखें आप, ये इस तरह जो है ऊपर जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये एस टी वेव क्या है हमारे पास, एस टी वेव, ये क्या है, एस टी वेव, ये हमारे पास क्या है, एस टी वेव एलिवेशन है। तो याद रखना, जो ट्रांसमिटल एंजाइना है, इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसे आप नाइट्रोग्लिसरीन से भी ट्रीट कर सकते हैं कि वो जो है वेजो डायलेशन काज करेगा, और साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है अगर आप दें, तो ये भी जो है वेजोस्पास्टिक एंजाइना को ट्रीट कर सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होंगे कैल्शियम चैनल्स की वजह से, तो यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन काज होगा। जब आप कैल्शियम चैनल्स को बंद करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल्स बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन काज होगा, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन के ज़रिए भी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ज़रिए भी। सो ये एक ऐसा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने स्टेबल अनस्टेबल वेजोस्पास्टिक एंजिनास को हम लोगों ने डिफरेंस के तौर पर और इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोगों ने इसे समझा कि हमारे पास एंजिना क्या है,
और क्यों होता है, और इसका जो इस्कीमिया है कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसे हम लोगों ने एक ओवरव्यू के तौर पर हम लोगों ने इसे समझा। और फिर स्टेबल अनस्टेबल वेसोस्पास्टिक एंजाइना के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम लोगों ने समझा कि स्टेबल में हमारे पास सिर्फ प्लेक का बनना है, चर्बी का बन जाना, और यहाँ पर चर्बी के साथ साथ खून का भी जम जाना। तो ये अनस्टेबल एंजिना। और वेसोस्पास्टिक एंजिना में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता, बल्कि सिर्फ जो कोरोनरी आर्टरी है वो जो है वो अंदर की जानिब दब जाते हैं। So that was all about the angina pectoris, and I hope you people did enjoy. मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुका होगा, and I hope it helped you a lot. If you people did enjoy, please press the like button and please do subscribe to our YouTube channel, The Science Killa. And if you have questions, please do ask in the comment section below, and whatever the topics you are interested in, and if you like this topic especially, and if you want more detailed lectures about the angina, so please do comment in the comment section below. So I thank you very much, Science Killens, and as always, Science Killens, thanks for the listening and stay blessed.